हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर क्लास टेंथ के लिए मैथ मैथ में आपको विषय सूची दी गई है। इसके अनुसार क्लास टेंथ का मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंडेक्स में आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, दूसरा चैप्टर रहेगा बहुपद, तीसरा रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा द्विघात समीकरण। ऐसे करके लगभग इसमें 14 चैप्टर हैं और इन सभी चैप्टर्स को हम बेसिक तरीके से शुरुआत से समझेंगे। पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन और सभी डाउट्स वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को क्लियर करेंगे। और ये जो सिलेबस है ये चित्रा प्रकाशन पब्लिकेशन का है। ये चित्रा प्रकाशन की बुक से पढ़ाया जाएगा और जिसको हम के नाम से भी जानते हैं, एक्टिव की नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर है इसका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसको हम इंग्लिश में रियल नंबर्स से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं पर आधारित ये चैप्टर होगा नंबर 1। और इसमें वास्तविक संख्याओं में जो भी जिस तरह की संख्याएं आती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में सारी चीजें जानेंगे। पहले तो आप सभी जानते होंगे संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के आधार पर अगर आप देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं और आभासी भी होती हैं। पहले आप संख्याओं को समझ लीजिए। संख्याएं दो तरह की होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं। अब इसमें 1 और 2, जिसमें इसके दो पार्ट होते हैं संख्याओं के। वास्तविक संख्याएं आभासी होती तो बहुत तरह की होती हैं संख्याएं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्याएं और आभासी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आभासी संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह होती हैं। इसमें परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को रखा जाता है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत दो तरह की संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तब इसके बाद हम लोग वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं, किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके डीपली सारी जितने भी स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को क्लियर करना होता है। जैसे वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं आती, तो इन्हें भी तो हमें पता होना चाहिए होती क्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, पहले ऐसा करते हैं, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे के समझेंगे इनको। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय
संख्याओं का समूह, इनको ग्रुप में रखा जाता है, परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह, इन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समूह को वास्तविक, इट मीन्स रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरमेय भी आएंगी। उदाहरण के लिए परमेय संख्याओं में 2/5, 3/7, 11/13, √3, √5, √7, पाई। इसके अलावा ऋणात्मक धनात्मक दोनों तरह की संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं, दोनों तरह की संख्याओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर -5/9, -8/7 आदि। तो ये संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें ये जो संख्याएं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, जिन्हें हमने P/Q अंश और हर के रूप में लिखा है, वो हमारी क्या है? परमेय संख्याएं। और जिनको रूट में लिखा है, अंडर रूट के अंदर लिखा गया है, ये हमारी क्या है? अपरमेय संख्याएं। और ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की होती है। अब इसमें जानते हैं परमेय संख्याएं क्या होती है। परमेय संख्याएं, जब ये दो संख्याओं से मिलकर बना है, परमेय तथा अपरमेय संख्याएं इनमें पढ़ेंगे, तो पहले आपको परमेय संख्याओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्याएं, जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब देखते हैं परमेय संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। लिख देते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में? P/Q के फॉर्मेट में, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें उदाहरण के लिए, इसमें पहले से भी उदाहरण लिखे हुए हैं, लेकिन लिख देते हैं। उदाहरण 3/5, 11/17, 2/3 आदि। कई संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। परमेय संख्याओं में P/Q हम कैसे पहचानेंगे? वो संख्याएं किस रूप में लिखी होंगी? P/Q के रूप में लिखी होंगी। लेकिन वहां पर एक कंडीशन होती है, जो इसका P/Q, इसका जो हर होता है, इसका जो Q होता है, P/Q, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q इज नॉट इक्वल 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो हमारी परमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। पहले इसको एक बार समझ लीजिए। संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आज की क्लास में वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने वास्तविक संख्याएं जानेंगे। वास्तविक संख्याएं, और इनका दूसरा भाग होता है आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं वे होती हैं
जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिनका नंबर लाइन पे कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए इसको समझते हैं। अब परमेय संख्याएं आपने समझ ली क्या होती हैं। पी ये संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसमें देखेंगे अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम इरेशनल नंबर से जानते हैं, इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल परमेय संख्याओं की तरह परमेय संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। इसके उदाहरण हमने वास्तविक संख्याओं में लिखे थे, उन्हीं के आधार पर लिख देते हैं। उदाहरण के लिए शुरुआत आप √2 से कर सकते हैं। √2, √3, √5 वे संख्याएं आएंगी जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे √2, 3, 5, √4 को नहीं ले सकते हैं, √9 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनका जब वर्गमूल जो आएगा वो एक परमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। जैसे √4 को नहीं लेते हैं परमेय संख्या। क्यों नहीं लेते हैं? √4 का मान कितना होता है? 2, और 2 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो कि एक परमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, इसलिए हम √4 को नहीं लेते हैं। वे संख्या लेंगे जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। जिनका वर्गमूल किसके रूप में? पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होता है। √11, √13, ठीक है, आदि संख्याएं। तो ये हमारी अपरमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें अभी हमने वास्तविक संख्याएं बताई, इसके बाद आभासी संख्याएं और होती हैं। आभासी संख्याओं को समझ लेते हैं, लेकिन उनको इस चैप्टर के टॉपिक में रखा नहीं गया है। हम लोग उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। होती क्या है, जब कोई चीज वास्तविक है तो दूसरी आभासी भी तो रही होगी उसकी, तो आभासी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जान लेते हैं इसको। सेकंड नंबर पे कौन सी थी? आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं, इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इनको हम अनुमानित कर लेते हैं, अपने हिसाब से इनको चिन्ह दे देते हैं, अपने हिसाब से इनको लिख लेते हैं। जैसे वे संख्याएं, इसको लिख लेते हैं, वे संख्याएं जिनका संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, संख्या रेखा पर, लेकिन रियल नंबर्स, जो वास्तविक संख्या है, उन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि जो परमेय संख्याएं होती हैं उन्हें भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उन्हें भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इन संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वे संख्याएं जिनका संख्या रेखा पर कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई अस्तित्व नहीं होता है।
अस्तित्व नहीं होता है। जैसे समझ लेते हैं, इसमें बिल्कुल अपरिमेय संख्याओं की तरह होती है। जैसे √3 ले लिया, लेकिन रूट के अंदर √3 जो लिया जाएगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा? ऋणात्मक। माइनस चिन्ह लगाकर इनको हम लिख लेते हैं, -4 और -5 -7 आदि संख्या। इन संख्याओं का संख्या रेखा पर कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आभासी संख्याएं कहते हैं। अब इसमें आगे वास्तविक संख्याओं में संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, संख्याओं का लासा सूत्र से कैसे पता करते हैं, मासा कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, सारी चीजों को चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला चैप्टर है। ये हमारा क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। इसको हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे और जो भी समस्याएं होंगी इसमें उनको हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। ये तो हमारी विषय सूची है, इंडेक्स है। अब इसमें चित्रा प्रकाशन की बुक से ये एक्सरसाइज है, इससे क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन सभी में होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मिसिंग होते हैं, कुछ किसी में ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ किसी से हटा दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ही आप अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है प्रश्नावली 1.1। ठीक है। 1.1 में पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनको गुणा करके उनको गुणनखंड के रूप में लिख के दिखा देंगे। ठीक है। देखते हैं। और इससे पहले समझ लेते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं उनको और लिख लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। अगर कहीं पे उनका यूज होगा तो आगे लगा देंगे। हमारे पास 2 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 2 संख्याएं। तो उनका हमें लासा मासा भी ज्ञात करना पड़ सकता है, या लासा मासा दिया होगा तो संख्याएं भी ज्ञात करनी पड़ सकती हैं। तो उनके लिए एक फॉर्मूला है, वो लिख लेते हैं। माना a, b 2 संख्याएं हैं। कोई 2 संख्याएं होंगी ये। अब इनका हमें लासा ज्ञात करना होगा, इनका मासा ज्ञात करना होगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके सूत्र होते हैं, इसके सूत्र लिख देते हैं, फॉर्मूले हैं कुछ, उनको लिख लीजिए। संख्याएं आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। और सूत्र में फॉर्मूला होता है एक लासा। क्या होता है? लासा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम। लासा और मासा का गुणनफल जब करते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? संख्याओं के गुणनफल। मासा, जिसको हम क्या कहते हैं? SCF कहते हैं। लासा को क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मासा को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फॉर्मूला हमारा किसके बराबर में रहेगा? जो हमारे पास 2 संख्याएं होंगी उनके गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। जैसे पहली संख्या गुणा पहली संख्या लिखेंगे गुणा दूसरी संख्या। इस तरह से हमें पता करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हो सकता है लासा दे दिया हो, पहली संख्या दे दी हो, संख्याएं दे दी हो, या इनका गुणनफल दे दिया हो, तो वहां से मासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो मासा ज्ञात कर लेंगे। इसमें जो चीज पूछेगा उसको हम इस फॉर्मूले का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब इससे हमें ज्ञात करना होगा लासा, 2 संख्याओं का लासा, एलसीएम। एलसीएम निकालना है किसका? A, B का। 2 संख्याएं होंगी A, B, तो इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हमें क्या लिखना पड़ता है? संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
संख्याओं का, यहाँ पे लासा लिख दीजिए, एलसीएम भी जानेंगे और लासा नाम से भी इसको समझेंगे। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल या तो दिया होगा या संख्याएं दी होंगी, उनको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे इस फॉर्मेट में, a इंटू बी। अपॉन में रहेगा मासा, HCF, मासा HCF, ठीक है। अगर यहां से हमें मासा पूछेगा, अगर यहां से मासा पूछता है तो क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जहां पर लासा है वहां मासा आ जाएगा और लासा अपॉन में रहेगा संख्याओं के गुणनफल के। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा यहां से लिख लेते हैं, मासा दो संख्याओं का मासा, किसका, दो संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, a, b। इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले संख्याओं का गुणनफल, वही पहले वाले की तरह संख्याओं का गुणनफल वटे में रहेगा लासा, लासा एलसीएम a इंटू बी। अब ये लासा, जब इसका लासा या मासा जो भी ज्ञात कराना हो, संख्याएं पूछेगा तो संख्याएं रखनी पड़ेंगी, गुणनफल पूछेगा तो उनका गुणनफल लासा मासा से पता कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले, इन्हीं से ही सारी चीजें क्लियर करेंगे और इनका जहां पर यूज होगा वहां पे ये फॉर्मूले हम लोग इनमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और उनको किसके रूप में लिखना पड़ेगा, गुणनफल के रूप में, किसके रूप में, गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। पहली संख्या क्या दी है, 140। पहले लिख लेते हैं प्रश्नावली 1.1 है। इसका पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट हैं जिसमें से पहला पार्ट हल करेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। क्या करना है, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, इनको दिखाएंगे कैसे इनके गुणनफल लिखे जाते हैं। तो संख्या क्या है, 140। अब 140 के गुणनखंड सभी को आने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उन्हीं से हमें संख्याएं विभाजित करनी पड़ती हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड हमारे दो, एक तो होता है ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे करके ये आगे की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, इनसे हमें विभाजित करके देखना पड़ता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड संख्याएं इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, गुणनखंड करते हैं इसके 140। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 लाना पड़ेगा, ये 2 से विभाजित है या नहीं। अगर 2 से नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं है 5 से। अगर कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो अभाज्य गुणनखंड के आधार पर हम देखते हैं ये संख्या किस अभाज्य गुणनखंड से कटेगी, किससे विभाजित होगी। ये जो संख्या है, अगर आप संख्याओं को पता होना चाहिए कि विभाज्यता के नियम होते हैं, विभाज्यता के नियम होते हैं 2 की विभाज्यता, 3 की, 4 की, 5 की, इन सभी विभाज्यता के नियमों को आप याद करें, उनको पढ़ लें सही से, तो आप पता कर लेंगे ये संख्या किस अभाज्य गुणनखंड से कटेगी, किस से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से या 5 से, 4 से, सॉरी 4 से नहीं, क्योंकि 4 जो है 2 के गुणनखंड में आ जाएगा, ठीक है, 2 के फॉर्मेट में। यहां से देखते हैं इसको, 2, 2,
7 14 0, 2 से कटेगा अभी कितना 35 हो जाएगा ये। फिर अब 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे 5 से। 5 सत्ते कितने होते 35। अब ये 7 से कटेगा किससे 7 से। ठीक है, अब देखते हैं इसको। इसके अभाज्य गुणनखंड किसके 140 की अभाज्य गुणनखंड। इस संख्या को जिन संख्याओं से हमने विभाजित किया है ये इसके क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। किसके हैं ये 140 के 140 के। और इनको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे गुणनखंड के रूप में। तो इसके जो भी गुणनखंड बने उनको लिख लेते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसका गुणा नहीं करना है, इसको गुणनफल के रूप में दिखाना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हो सके तो जैसे ये संख्या दी है ये 2 बार आया तो इसको 2 पावर 2 गुणा 5 घातांक के रूप में भी यूज करते हैं। क्या करते हैं घातांक के रूप में। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड बनेंगे जो कि अभाज्य गुणनखंड कहे जाते हैं। ऐसे ही इसके अगले सवाल को देखेंगे, इसको हल करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे उनको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 156 किसके गुणनखंड करने हैं 156 के करने हैं। ठीक है, 156 ये पहले तो ये पता होना चाहिए 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। जिस अभाज्य गुणनखंड से ये कटेगा उसको हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, उससे इसको विभाजित करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 से देखते हैं 2 सत्ते 14 होते हैं, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 से 2 3 6 और यहाँ पे एक बचेगा 2 नेम 18, 3 से कटेगा कट जाएगा 3 एकम 3 3 तिरका 9। अब ये किससे कटेगा 13 से 13 एकम 13। ठीक है, अब 156 के ये अभाज्य गुणनखंड बने हैं, इनको भी इसी के रूप में हम इनको लिख के बता देंगे, इनको हम व्यक्त करके दिखा देंगे कि ये 156 के अभाज्य गुणनखंड है। चलिए लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसके हैं अभाज्य गुणनखंड 156 के। क्या क्या बने हैं उनको लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये 2 बार आया है तो इसको हम घातांक के रूप में लिख देंगे 3 गुणा 13। आंसर ये भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, इस प्रकार ये इनके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। आगे के सवाल हैं इनको भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। 1 का कौन सा है तीसरा पार्ट। सवाल में लिखा हुआ है 3825 3825 के गुणनखंड करने। किसके 3825 के। ठीक है, अब हमें देखना है ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी नहीं कटेगी। देखते हैं, चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं पहले। 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में कितना 5 आया, या तो 5 से कटेगी या फिर 3 से कटेगी। चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना बचेगा 2 3 सत्ते 21 कितना बचेगा 1 3 पचे 15। अभी देखते हैं 3 से फिर कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 से काटो 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 पचे 15। अब देखो 3 से कटेगी 3 3 एकम 3 नहीं कटेगी। अब 5 से काटते हैं इसको, किससे 5 से विभाजित करके देखते हैं 5 से। तो ये जो है 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से काटते हैं 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 कितना हो जाएगा ये। अब ये 17 से कटेगी 17 एकम 17। अब जो 3825 है इसके 3 और 3 5 5 और 17 ये इसके अभाज्य गुणनखंड बने। इनको हम पहले के सवालों की तरह पहले के जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं उनके रूप में लिख देंगे।
तो अभाज्य गुणनखंड किसके